बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अखबारात, हर तरफ एक ही शख्स का चर्चा है और वो है जनरल फैज़ हमीद, जो साबिक़ DG/ISI हैं और इस वक्त मिलिट्री तहवील में हैं। उनके कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है वो इस वक्त जारी है। आज हम इस नुक्ते पर बात करेंगे कि जब जनरल फैज़ हमीद साहब ये सारे काम कर रहे थे, इनलीगल काम जिन पर आज उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो उस वक्त जो उनके बॉसेस थे, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त इमरान खान थे और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे। आज हमने सारा मुद्दा जो है वो उस पर डाल दिया है जनरल फैज़ हमीद पे कि हर जड़ बुराई की जो है वो फैज़ हमीद थे। तो आज हम शाह जी से, जुल्फ़िकार अली शाह साहब से पूछेंगे कि आखिर एक ही शख्स पूरे निज़ाम को किस तरह बाईपास कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी, पूरा मीडिया और हर तरफ जो है वो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ हुआ है जनाब। हर एंकर से पूछ लें, हर साफ़ी से पूछें तो वो फैज़ हमीद की ज़ात में 100 बुराइयाँ निकाल रहा है। तो आपको भी पता है, बहुत सी खबरें तो आती थी उस वक़्त कि एक ही आदमी था जो अदालतों को मैनिपुलेट कर रहा था, अदालतों से मनपसंद फ़ैसले, उनके बेंचेस बनवाने, पैमरा को जो है वो मैनेज करना, सियासी जमातों को मैनेज करना। शाह जी, ये किस तरह मुमकिन है कि सिर्फ एक शख्स जो है वो अपनी उस वक़्त पावर का इख्तियार का इस्तेमाल करके किसी तरह पूरे निज़ाम को यरगमाल बना सकता है? हाँ जैसे एक तो बात तो आपने जो पहले कहा ना कि जी हर तरफ मीडिया के ऊपर ये है, तो मीडिया के अंदर तो होती है भेड़ चाल के जो चूरन बिकता है ना तो फिर उसे बेचते हैं, क्योंकि जो चूरन बिकता है और फिर हाथों हाथ बिके और मनपसंद कीमत पे बिके वो उसे बेचती है। दूसरा जो आपने कहा ना, बिल्कुल 100% आपसे मैं एग्री हूँ कि एक बंदा, मैंने मान लिया कि DG/ISI इस मुल्क के अंदर ताकतवर तरीन शख्स है, यानी आप ये देखें कि शायद इतना पावरफुल आर्मी चीफ भी नहीं होता, क्योंकि आर्मी चीफ के भी जो कान है ना और आंखें हैं वो ज़ाहिर ISI होती है, ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस ये सारे, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते होंगे, लेकिन बात ये है कि क्या आर्मी चीफ जो था वो बिल्कुल वो सतू पी के जनरल बाजवा साहब सोए हुए थे, यहाँ खान साहब को पता नहीं चल रहा था? खान साहब को पता नहीं चल रहा था जनाब क्या है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जनाब खान साहब के अपने इंटरेस्ट थे जी, ठीक है। इसलिए कि एक चीज चौधरी साहब आप नोट कर लें, एक मिनिस्टर है, अगर वो करप्शन करता है किसी मंसूबे के अंदर, 100 रुपये कमाता है ना, तो उसके नीचे जो सेक्रेटरी है अगर वो 20 कमाएगा तो उसका भी नहीं बोल सकेगा, बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि वो कहना है ना उसमें सूबे के अंदर सेक्रेटरी किस लिए कमा रहा है। तो सर इसी तरीके से अगर जनरल फैज साहब के ऊपर आज सारे का सारा मुद्दा डाला जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, डाल दें आप मुद्दा, उसका सारी जो भी कार्रवाई करनी है करें, लेकिन उसके जिस तरह आपने कहा ना बॉसेस जो हैं जी, वो बरीउज़िम्मा कैसे हो सकते हैं? आप इमरान खान साहब हैं, वो उन्हें जनाब दुनिया भर की खबरें वो कहते थे मेरे से ज़्यादा तजर्बाकार कोई है ही नहीं है, लेकिन चौधरी साहब एक चीज़ याद रखें कि खान साहब भी तो अपने सारे का सारा जो वो प्रोजेक्ट इमरान खान साहब, तो अच्छा वो भी इनके साथ था। हाँ जाहिर शाह जी, अब तो आपको जानते ही हैं कि इमरान खान और जनरल फैज़ का जो कोलैबोरेशन था वो तो बड़ा, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसके अंदर इमरान खान साहब जो कुछ भी वो कर रहे थे, और फिर उनके बाद उनके जो बॉस जनरल बाजवा साहब थे वो किसी तरीके बरीउज़िम्मा नहीं हो सकते। आज अगर इनके ऊपर सारी चीज़ का मुद्दा डाला जा रहा है ना, तो पूछा ये जा सकता है कि जनाबे वाला चलें ये तो सब कुछ कर रहे थे, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आपके कानों तक इनकी किसी मकसद, बिल्कुल कि जी गैर कानूनी काम हो रहे हैं। अब देखें सर, देखें आपने जैसे कहा ना कि ISI उनके कान और नाक होती है, उससे देखते हैं। इसी तरह काउंटर इंटेलिजेंस भी तो होती है ना शाह जी, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, आपके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इस तरह के और आपके पास चीज़ें हैं, सोर्सेज हैं। तो आखिर क्या आप लोगों को, आर्मी चीफ को उस वक्त इतने साल या वज़ीर आज़म को किसी चीज़ की भनक ही नहीं हो सकी? सर जिस तरह आपने कहा ना कि और होते हैं, मैं फिर थोड़ा सा एक सिर्फ जुमला अगर आप इजाजत दें कि बीबी जब आई थी 88 के अंदर तो उन्होंने रिटायर्ड जनरल कल्लू को DG/ISI लगा दिया था, क्योंकि है ऑप्शन ये। तो जब उन्हें DG/ISI लगा दिया था ना, तो जनाब उस वक्त के आर्मी चीफ जो असलम बेग साहब थे, उन्होंने ISI को ही गैर फाल करके तो मिलिट्री इंटेलिजेंस को जो था एक्टिव कर दिया था। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल सर इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस है और बाकायदा खबरें मिलती हैं, हर तरह की खबरें मिलती हैं। अच्छा आप ये देखें कि आपकी और मेरी बात की तायद इससे हो जाएगी कि बतौर DG/ISI के
इनकी जितनी कॉल्स हैं या जो कुछ इन्हें मिला है वो किसने दिया? मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दी है ना। सही। बट DGISI के अंदर काम करने वाला तो नहीं दी ना सर। हाँ जी, नहीं, वो खबरें आई है ना। बिल्कुल। तो ये खबरें कुछ मतलब 7 साल बाद तो नहीं आनी ना। अच्छा शाह जी, जैसे हम उसी वक्त की होंगी ना, तो उस वक्त की खबरें जो हैं वो बराह रास्त जितनी खबरें हैं वो उन्होंने जाके किसी जगह फाइल तो नहीं कर दी होंगी। जाहिर है कि जो बॉसेस हैं बाजवा साहब या इमरान खान साहब उन्हीं दी होंगी। बिल्कुल। तो अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बिल्कुल ये बराबर के शरीक। अच्छा शाह जी, देखें ये इस तरह बराबर के शरीक तो ये भी लग रहे हैं इस बात से भी कि जनरल जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का बयान है एक ना। हाँ, वो कहते जी कि मुझे पहले मुख्तलिफ फौजी अफसरों के जरिए अप्रोच किया गया, फिर जनरल फैज़ हमीद साहब खुद मेरे पास आए और उन्होंने आके मुझसे पूछा कि नवाज शरीफ और मरियम को आप क्या सजाएं देंगे अगर आपके पास आता है। तो मैंने कहा जब केस आएगा तो फिर देखा जाएगा जो सज़ा होगी। तो उन्होंने कहा इस तरह तो फिर आप वो हमारे 2 साल के किए किराए पर पानी फेर देंगे। अच्छा चलिए अब इस आगे सर वो उसके बाद कहते वो दोबारा आए और उन्होंने कहा जी कि यार सिद्दीकी साहब क्यों आप हमारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं? मेरे बॉस कह रहे हैं कि यार तुमसे एक जज मैनेज नहीं होता। अच्छा, तो अब बॉस जो है वो कौन है? अब ये जरा बताइए। अब बॉस, अच्छा एक चीज आपको बता दूं कि कानूनी तौर के ऊपर DGISI का बॉस वजीर आजम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है जी। लेकिन प्रैक्टिकली आइन और कानून के तहत वजीर आजम होता है, लेकिन प्रैक्टिकली बॉस चीफ ऑफ आर्मी चीफ होते हैं। आर्मी चीफ होता है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप बॉस किसे आइन और कानून के तहत बनाना चाह रहे हैं या उसके। दूसरी एक चीज जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर आप ये देखें कि मकसद तारीख के अंदर बहुत सारे DGISI ज़ाहिर गुजरे हैं, हर एक ने अपनी मियाद जो है पूरी की है और बड़े बड़े नामी ग्रामी हमीद गुलजा से गुजरे हैं सर जी, ठीक है, और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, ठीक है। तो लेकिन अब आप लेकिन सर इसमें पाशा भी आए और ज़ैनुल भी आए वो भी है, हाँ वो भी है, शुजा पाशा साहब फिर देख लो कैसा किरदार उनका। लेकिन आप ये देखें कि मकसद फैज़ हमीद साहब का कैसा किरदार है कि जिस तरह आप शौकत सिद्दीकी साहब वहाँ कौन नजर आ रहे हैं? फैज़ हमीद साहब। अच्छा, उसके बाद जनाब काजी फाइज साहब ने जो धरने का दिया फैसला, हाँ जी, वहाँ कौन नजर आ रहे हैं? फैज़ हमीद साहब। ये तो वही सार आलम साहब की कॉल है पैमरा की, वो कौन है? तो ये वही साहब हो गया कि जिस तरह वो उन्होंने क्या नाम है जनरल अयूब साहब के दौर में होते थे ना उनके कुदरतुल्लाह शाह साहब, हाँ जी, तो वो कहते थे कि उस वक्त सदर को इतने इख्तियारात थे कि वो फैसलाबाद का घंटाघर हो जाता था कि जो चीज होती थी वो सदर की तरफ जाती थी। तो यानी फैज साहब भी इतने बाख्तियार हो गए हुए थे, यहाँ ये कहें कि उन्होंने अपने इख्तियारात को। अच्छा, यहाँ एक और मैं आपको बताऊँ कि चौधरी साहब ये तो DGISI है ना, तो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज ने SHO को इतने इख्तियार दिए हैं कि अगर किसी SHO को पता चल जाए ना तो पागल हो जाए कि उसके पास इतने इख्तियारात हैं। तो सर DGISI के भी जो जिसे अपने इख्तियारात पता हैं और वो उसे इस्तेमाल करना चाहता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सर वो वही हिसाब हो रहा है कि आप जिस मैटर को उठाते हैं, अच्छा ताकि टॉप सिटी मैटर को उठाएं, उसके अंदर भी जनरल फैज साहब नजर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट इमरान खान उठाएं, उसके अंदर भी फर्क। लेकिन बात वही आ जाती है कि जिस तरह आपने कहा ना कि शौकत सिद्दीकी के मैटर के अंदर तो बड़ा पहले जनरल बाजवा साहब के दौर के अंदर था ना। हाँ जी बिल्कुल। तो सर उस वक्त इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ठीक है, हाँ बिल्कुल सर। अब यह है कि देखिए जजा और सजा का जब कानून नाफिज नहीं होगा तो सर फिर बुराइयां जो है ना वो फैलती जाएंगी, फिर खराबियां जो है ना वो पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल आपने जो शुरू में इंट्रो में कहा कि जनाब जो बॉसेस हैं, चाहे वो जो आइन और कानून के तहत वज़ीर आज़म बॉस थे इमरान खान साहब, या प्रैक्टिकली जिसे कहते हैं जनरल बाजवा साहब, सर उनसे भी पूछना चाहिए कि जब इतने एविडेंस आ चुके थे, काजी का फैसला आ चुका था, शौकत अजीज साहब जो थे आ चुके थे, और टॉप सिटी के अंदर सर जी साकिब निसार साहब ने JIT तश्कील दी थी, हाँ जी, ठीक है, वो भी सारे फैसले हो चुके थे। तो आम आदमी को शायद उस JIT की रिपोर्ट ना पता हो, लेकिन सर ये मुमकिन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को या आर्मी चीफ को ना पता हो। तो सर ये सिर्फ जनरल फैज साहब नहीं बल्कि जो बॉसेस हैं बिल्कुल कंटिन्यूटी के अंदर वो भी बराबर के शरीक हैं और उन्हें जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब एक चीज़ आखिर में मैं जो ये कहना चाहता हूँ ना वो ये है कि जिस तरह जनरल बाजवा थे, बॉस थे ना सर कहते हैं कि जब उन्होंने ये महसूस किया और उनके इल्म में बहुत सारी चीज़ें आई तो उन्हें पता चल गया कि जो उनके आइन और कानून के तहत बॉस है ना उनका
खान साहब का और इनका गाठजोड़। तो सर उन्हें तोड़ने के लिए, आपको याद है, उन्हें DGISI के ओहदे से हटाया, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा की थी खान साहब ने, तो उन्हें फिर पेशावर का कोर कमांडर लगा दिया गया। उन्होंने शायद किसी हद तक जो है ना वो इनके जो कुछ जनरल फैज मीर साहब कर रहे थे उसका मदावा करने की कोशिश की थी। तो दोस्तों और साथियों, आपने जुल्फ़िकार अली शाह का तजिया भी सुना कि आखिर एक आदमी किस तरह निज़ाम को तहबाला करके सबसे ऊपर जा सकता है कि उसके जो इमीडिएट बॉसेस हैं दोनों शक्ल में, वो वज़ीर आज़म हो या आर्मी चीफ, कि वो उनको पता ना हो। उसकी दो ही सूरतें हो सकती हैं कि या तो वो उनके साथ मिले हुए होंगे, वो उनकी मर्ज़ी से वो कुछ कर रहा होगा, या फिर वो इतने अहल ही नहीं हो सकते कि वो अपने नीचे अपने सबॉर्डिनेट की जो काविशें की जा रही हैं कानून को तोड़ने के लिए, जो कुछ वो कर रहा है वो उसको जांच सकें। आज तक के लिए इतना ही। शहजाद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।